Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to learn about the agricultural development where we'll compare the farms in India and US. Hello everyone, how is 8th class doing? Today we'll be doing the last part of our chapter which is agriculture. I hope till now you have seen all the previous parts. And regarding agriculture, all your concept is clear. Now let's do the concluding part, right? Today we'll study about the agricultural development. Agricultural development. When I say agriculture, by now you know the meaning of agriculture, right? Then the next word is development. अगर मैं बोलूँ एग्रीकल्चर के अंदर कैसे ग्रोथ होगी, कैसे डेवलपमेंट होगी, कैसे विकास होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से क्या समझ में आता है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, राइट? सो इट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन in order to meet the growing demand of the increasing population. क्या समझ में आया आपको कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? जब हमारी फार्म प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगी. ओके, क्यों इंक्रीज करेंगे हम अपनी प्रोडक्शन? इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड. बहुत ज़्यादा डिमांड में है चीज़ें, इसलिए हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी. और कौन लोग हैं जो प्रोडक्शन के लिए डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा गुड्स डिमांड कर रहे हैं? इट इज़ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. भाई जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा. आई बात आपको समझ में? छोटा सा एग्जाम्पल है. सपोज एक फैमिली में कितने लोग हैं? दे आर 2 people. ओके, सो 1 kg वॉज इनफ फॉर देम. ओके, 1 kg आटा काफ़ी था उन दोनों के लिए. सिमिलरली थोड़े टाइम बाद इस फैमिली में 2 बेबीज ऐड हो जाते हैं, 2 बच्चे भी हो जाते हैं इस फैमिली में. ओके, नाउ will 1 kg be sufficient for them? आंसर इज नो. वाई? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई. इंक्रीज होगी तो क्या होगी, हमारी डिमांड इंक्रीज होगा. डिमांड इंक्रीज होगी तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, राइट? आगे आपको बात समझ में? सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या बोलती है, इसको अब हमने इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी समझना है. ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था ताकि आपको बात समझ में आए. अगर हम इकोनॉमी की टर्म में बात करें, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है? व्हेन एफर्ट्स आर मेड, भाई हम कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट व्हाट, द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. What are the ways that the agriculture development can be achieved? कौन कौन से methods है, वे है जिससे हम एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकते हैं. सो इट इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग क्रॉप्ड एरिया. क्रॉप्ड एरिया क्या था? जितना टोटल नंबर ऑफ एरिया इज अंडर द प्रोडक्शन, अगर उस एरिया को जहाँ फसल उगाई जाती है उस एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए. नंबर 1 इज इंक्रीजिंग क्रॉप्ड प्रोडक्शन. This is increasing. Okay. Then improving the irrigation facility. जितना पानी मिलेगा क्रॉप्स को उतनी ज़्यादा फसल अच्छी होगी, तो इम्प्रूव करनी चाहिए इरिगेशन फैसिलिटीज. ऑल्सो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होने चाहिए. ग्रोइंग मोर क्रॉप्स, हमें बहुत तरह तरह के अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाने चाहिए. मशीन का यूज़ करना चाहिए, यूज ऑफ मशीन. There are several other ways through which you can achieve the agricultural development. I hope the ways are clear. The next important thing given in your book here is there are 2 cases. 2 केस दिए हैं किस चीज़ के? एक तो दिया है डेवलपिंग कंट्रीज का और एक दिया है डेवलप्ड कंट्रीज का. जब मैं बोलती हूँ डेवलपिंग कंट्रीज में कौन से आएंगी? जो देश अभी डेवलप हो रहे हैं. ओके, सो वो वाले देश लाइक आर इंडिया, हम लोग क्या है, डेवलपिंग नेशन है, राइट? सो ऐसे जो कंट्रीज होती हैं विच आर द डेवलपिंग कंट्रीज, वहाँ किस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है? इट इज़ द इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इंटेंसिव एग्रीकल्चर मीन्स व्हेन द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ स्मॉलर एरिया.
and main aim or the purpose of the crop is the subsistence. जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक दैट ऑफ इंडिया, वहाँ कौन सी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों? इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब जो हम कम क्रॉप्स उगाएंगे और जो क्रॉप्स उगेगी वो किस पर्पस के लिए उगेगी? फॉर दी सबसिस्टेंस. सबसिस्टेंस क्या है? जब वो बेसिक फैमिली नीड को फुलफिल करने के लिए क्रॉप्स उगाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. द सेकेंड केस हियर इज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड मतलब जो पूरी तरह से ग्रो कर चुकी हैं, उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है. ओके, लाइक दैट ऑफ द कंट्रीज लाइक यूएसए. तो यूएसए जैसी कंट्री में कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है? इट इज द कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है? जब क्रॉप्स लार्ज एरिया पे उगाए जाएंगे और एम या पर्पस क्या रहता है क्रॉप्स का? बेसिकली सेल इन द मार्केट. I hope you remember the definition from the previous video, and if not, then I would request to go back and see the previous videos first. Now let's see the both cases. Let's discuss each of the cases briefly. First we have the case number 1, which is of developing countries. Let's take the case of farm in India. India के अंदर farms कैसे होते हैं? From this above picture, what you can see that we are talking about a village, right? And also about a farmer. So this is the example which the NCERT has given, that the village is Adilabad from Ghazipur district of UP. There is a farmer, एक किसान है जिसका नाम क्या है? मुन्ना लाल. He owns a land, a piece of land which is how much? It is 1.5 hectare. गांव में रहते हैं मुन्ना लाल और 1.5 हेक्टेयर उनके पास लैंड है. उसके अलावा व्हाट ऑल यू कैन सी हियर, देयर आर 2 hen एंड 1 buffalo. कि मुन्ना लाल ने एक भैंस और 2 मुर्गे भी पाले हुए हैं. ऑल्सो वो खेती करता है अपनी ज़मीन पे. दीज आर हिज फील्ड्स, राइट? जब हम मुन्ना लाल के बारे में पढ़ेंगे आगे, दिस इज द केस ऑफ फार्म इन इंडिया. जब उसको HYV सीड्स चाहिए तो वो कहाँ से खरीदता है और कितनी खरीदता है? सो ही परचेज HYV सीड्स ऑल्टरनेट ईयर. एक साल छोड़ के एक साल. ओके, ऑल्टरनेट ईयर में परचेजिंग करता है HYV सीड्स की. हमने पढ़ा था ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो चुकी है. लेकिन इस केस में आपको क्या पता चल रहा है? जो मुन्ना लाल है वो ऑल्टरनेट ईयर में परचेजिंग करता है. और क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन से क्रॉप्स उगाता है मुन्ना लाल? ही ग्रोज either wheat or rice. Okay, तो बेसिकली ये दोनों क्रॉप्स हम कहाँ उगाते हैं? when the farming is for subsistence. Okay, subsistence farming क्या होती है? जब हम अपनी बेसिक फैमिली नीड को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग करते हैं. नाउ अगर कभी उसको एडवाइस चाहिए, भाई कुछ उसको जानना है, तो वो किससे एडवाइस लेता है मुन्ना लाल? ही टेक हेल्प फ्रॉम हिज फैमिली, फ्रेंड्स और द गवर्नमेंट एजेंसीज. ओके, अपनी फैमिली से डिस्कस करता है, अपने दोस्तों से करेगा और गवर्नमेंट से करेगा. ओके, सरकारी जो एजेंसीज हैं उनसे एडवाइस लेता है कि क्या कुछ उसको प्रैक्टिस करना चाहिए एग्रीकल्चर रिगार्डिंग. नाउ जब मैं बात करती हूँ मशीन्स, लैंड कितनी है? 1.5 हेक्टेयर. ओके, तो ज़्यादा लैंड नहीं है, स्मॉल लैंड है. स्मॉल लैंड किसका एग्जाम्पल होता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग का, राइट? सो बट ये लैंड जो है वो फर्टाइल है, उपजाऊ ज़मीन है. अब लैंड कम है तो वो क्या बड़ी बड़ी मशीन पे खर्चा करेगा लाइक दैट ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स? आंसर इज नो, क्योंकि पीस ऑफ लैंड इज स्मॉल. तो मुन्ना क्या प्रेफर करता है? प्रेफर टू बाय ट्रैक्टर ऑन रेंट. कभी इरिगेशन वगैरह करनी हो, ट्यूबवेल्स वगैरह जो है इसके फील्ड से थोड़ी सी दूर पे है, किसी और के ट्यूबवेल है, उनसे ट्यूबवेल भी रेंट पे ले लेता है फॉर सम डेज और इरिगेशन के लिए यूज़ करता है ट्यूबवेल को. आपको 2 चीज़ें पता चली, जो मॉडर्न मशीनरी है लाइक ट्रैक्टर्स, द ट्यूबवेल्स, ऑल ऑफ दिस आर टेकन ऑन रेंट. रेंट पे ली जाती हैं. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, जब मुन्ना लाल के कुछ फ्रेंड्स की अगर हम बात करें, दीज फ्रेंड्स फॉलो द ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर. ट्रेडिशनल वे मतलब पुराने हिसाब से खेती करते हैं, यूजिंग द मैनुअल स्किल्स.
और द बुलोकार्ड्स, ओके, गाय भैंस या बुलोकार्ड्स के साथ वो अपनी प्लॉगिंग करते हैं, ट्रेडिशनल वे से करते हैं एग्रीकल्चर, राइट। अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में मुन्ना लाल के पास ही हैव 2 hen and 1 buffalo, राइट। सो अब वो क्या करता है, लैंड तो कम है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना हो रहा है, जितना उसकी फैमिली के चाहिए। अब एडिशनल इनकम भी तो करनी होगी, घर कैसे चलेगा। देयरफॉर ही सेल्स मिल्क, वो दूध बेचता है इन दी नियर बाय कोऑपरेटिव स्टोर्स, ओके, उसके आसपास, उसके गांव के आसपास कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं जहां जाके वो अपना मिल्क सेल करता है, सो दैट एडिशनल इनकम हो जाए। नाउ जब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, भाई जो ये कोऑपरेटिव स्टोर्स बने हुए हैं तो इनकी सोसाइटी भी है जिसके अंडर ये स्टोर्स काम करते हैं। तो मुन्ना लाल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर भी है, और एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी ये सोसाइटी मुन्ना लाल को कैसे हेल्प करती है, दे हेल्प देम बाय गिविंग एडवाइस, किस चीज़ के बारे में, लाइफ स्टॉक्स के बारे में, रियरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक के बारे में भी, पशुपालन कैसे करो, कौन सा फॉडर खिलाना चाहिए, किससे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, he has been helped in way of by providing the advice regarding his livestock. Then जब हम बात करते हैं, क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग है तो फैमिली जो है वो किस चीज़ में एंगेज होगी, वो भी एग्रीकल्चर में रहेगी। Therefore all the family members help him in the farming. फार्मिंग में सारे फैमिली मेम्बर्स उसकी हेल्प करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ही परचेज HYV सीड्स। अब आप सोचोगे HYV सीड्स तो महंगे आते हैं, क्रेडिट कहाँ से आता होगा, तो HYV सीड खरीदने के लिए ही टेक्स द हेल्प और द क्रेडिट कहाँ से लेता है, बैंक से, तभी तो वो ऑल्टरनेट ईयर परचेज करता है। अगर उसके पास क्रेडिट होता तो हर साल खरीदता। आपको एक बात और पता चल गई, यहाँ कौन हेल्प कर रहा है मुन्ना लाल को इन प्रोवाइडिंग द फाइनेंस और द क्रेडिट, इट इज द बैंक्स। नाउ सपोज हिज क्रॉप्स आर रेडी, ओके, क्रॉप्स तैयार हो गई हैं, जितनी उसकी फैमिली को नीड थी वो रख ली। अगर कुछ बचता है क्रॉप्स उसके पास तो वो कहाँ जाके बेचेगा, मंडी के अंदर अपनी सेल करेगा क्रॉप्स को, राइट। क्रॉप्स अगर मंडी में जाती हैं तो कई बार मंडी में फार्मर्स को रेट इतना ज़्यादा कम मिलता है कि वो मार्केट प्राइस जितने में उन्होंने लागत लगाई है सीड्स वगैरह खरीदने में, मेहनत करने में, ट्रैक्टर्स रेंट पे लिए थे, ट्यूबवेल्स रेंट पे ली थी, उन सब का भी कर्जा नहीं निकल पाता है, ओके, कि उनको अपनी जो क्रॉप्स है वो लोअर रेट पे बेचने पड़ती हैं। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पुअर फार्मर है उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अपनी अगर क्रॉप्स को स्टोर करके रखा जाए, वेटिंग कि मार्केट में अच्छा प्राइस आए तब मैं सेल कर दूँ अपनी क्रॉप्स को, उसके लिए भी उसके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ है। ऑल्सो दिस वॉज द केस ऑफ अ फार्म इन डेवलपिंग कंट्री एंड वी हैव टेकन द केस ऑफ इंडिया। नाउ एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग, in recent year the government has been taking steps to develop the storage facilities ताकि फार्मर्स अपने फूड ग्रेन्स को या क्रॉप्स को स्टोर करके रख सके। इसलिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा सके टू द फार्मर्स। So after understanding the case 1 of the developing countries, let's see the case number 2 of developed countries. Here we'll talk about farms in USA. Okay, generally the size of farms are typically large. The large farm size होता है typically it's around 250 hectares. Okay, और major crops की अगर मैं बात करूँ, there are different crops grown in an year like soya bean, wheat, cotton, sugar beet and several more. Now let's see the case of a farmer whose name is Joy Horan. He owns a land of 300 hectares and reside in the farms only. इंडिया में कहाँ रहते हैं, विलेज में घर है and fields are far away from the home. Whereas in developed nation large farm size है तो यहीं कहीं फार्म पे ही they reside. Okay, then अब हम बात करेंगे डिफरेंस। You will see a major difference between the both the cases. Number 1 here is
Here the farmer uses adequate measures. ऐसे measures, ऐसे proper, adequate means proper measures, जिससे कि उसकी कोई भी crop खराब ना हो. Adequate measures have been taken to control the pest that can damage the crop. जो crop damage से बचा सकता है, crop नुकसान नहीं होगा, तो वो pesticides करता है, chemicals use करता है from time to time, okay, in order to protect his crops. Now the second point here is he always from time to time send the soil sample. अपनी मिट्टी के सैंपल लेता है और कहाँ भेजता है? It send it to the soil testing labs. Soil testing labs जाएंगी तो वो soil की टेस्ट करते हैं कि क्या ये soil is having the proper or the adequate amount of nutrients, क्या वो soil fertile है किसी भी crop को उगाने के लिए, and if not, what are the measures that the farmer should be taking. तो आपको पता चला कि वो टाइम टू टाइम अपनी ज़मीन के टेस्ट करवाता है, सॉइल टेस्टिंग करवाता है in order to check the nutrients. Was this happening in the case of India? Answer is no, right? He also uses scientific ways that you can see from the picture given in your book. आपकी बुक में एक पिक्चर दी है, let's see that first. साइंटिफिक वे के अंदर इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर लिंक्ड उनके यहाँ सैटेलाइट्स होती हैं जो कि उनको प्रिसाइज पिक्चर देती है उनकी फील्ड की, भी फील्ड में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है. उसके अलावा दे ऑल्सो हैव दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि पूरे फील्ड में, बिकॉज द एरिया इज़ वेरी लार्ज, तो पूरे फील्ड में उन सैटेलाइट्स की हेल्प से दे यूज टू स्प्रे द केमिकल फर्टिलाइजर्स दैट विल हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो. आप देख रहे हो ना कैसे यहाँ स्प्रे हो रहा है पूरे फील्ड में. एंड नेक्स्ट थिंग हियर इज दे ऑल्सो यूज फार्म मशीन्स. मॉडर्न मशीन्स यूज करते हैं लाइक दैट ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, प्लोइंग मशीन्स, राइट. तो उनकी खुद की मशीन्स है. वाई? बिकॉज द एरिया सो लार्ज कि वो ओन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉप क्या है, बहुत ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी. ऑल्सो इनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं which was lacking in case of India. And when the crops are ready, where do they go and sell their crops? They sell their crops to market agencies. जाके market agencies में sell करते हैं अपने crops. Therefore you get to know that the farmer in case of developed country is like a businessman and not like a poor peasant like we have seen in the case of farm in India. So these were the two cases that you need to understand how the agricultural practices are different in both the countries. So after understanding both the cases, if I want to come to a conclusion, क्या conclusion निकलता है कि that farmers in developing countries are working like a peasant, a poor peasant, whereas when we talk about the farmers who are working in developed nation, they are using different techniques, modern techniques, scientific techniques, right, and are practicing agriculture on a very large scale. Okay, they work merely as a businessman. उनके पास अपनी proper techniques है, educate measures लेते हैं. So that was it for this chapter. I hope you got all the concept. And before I end this video, guys, it's time to tone up your brain. Same, you need to comment down all the answers in the comment section along with your name. Number one question here is define agricultural development. Second question is write any four difference between the farms of developing and that of developed nation, right? And lastly, you need to attend this question. Write down the ways to achieve agricultural development. So that was it for today's video, and by this video we have completed our chapter agriculture. For watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in that thumbs up icon, and also guys, please like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching.